सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कंडीशन, रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म का कंडीशन कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल या आयन में रेजोनेंस है और किस में नहीं, उसको पहचानने का तरीका, जिसमें हमने 5 कंजुगेशन की बात की थी। पाई पाई कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन और पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में इनमें से कोई भी एक कंजुगेशन अगर रहे, इसका मतलब उसमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। अब हम लोग आज जो सीखेंगे वो बहुत ही वाइटल है और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी है, और वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखना। नॉर्मली स्टूडेंट्स का केमिकल बॉन्डिंग पर बहुत ज़्यादा कमांड होता नहीं है, वो डॉट स्ट्रक्चर या बॉन्ड स्ट्रक्चर को आसानी से ड्रॉ नहीं कर पाते, इसलिए भी मुश्किल है। और यहाँ पर तो एक नहीं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा तो काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना बिल्कुल एक प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको अपने आप आइडिया डेवलप करेगा कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं। लेकिन अब हम प्रैक्टिस भी करें तो स्टार्ट कैसे करें? कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लिखना स्टार्ट कैसे करें? इसके लिए कुछ हम आपको अभी गाइडलाइन बताएंगे। अगर ये गाइडलाइन आप फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम केस में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आसानी से लिख पाओगे। हो सकता है 2-4 केस में ना हो, लेकिन मैक्सिमम केस में। और ये गाइडलाइन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये डायरेक्टली बुक में कहीं मेंशन नहीं है। बुक में तो यही है कि आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर बनाने पर कमांड है तो आप इसे लिख लोगे। लेकिन स्टूडेंट्स के परेशानी को देखते हुए यहाँ पर हमने कुछ गाइडलाइंस तय किए हैं कि अगर बच्चों को ये गाइडलाइंस दिमाग में सेट कर दिया जाए तो वो शायद ज़्यादा आसानी से लिख पाए। तो उनको देखना है। राइटिंग the resonating structure
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस, इसे रूल नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा कोई बुक में मेंशन नहीं है। ये हम अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइन आपको दे रहे हैं जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने में हेल्प करेगा। इसमें कुछ गाइडलाइंस हम आपको जस्ट बोल देंगे और कुछ गाइडलाइंस को लिखकर भी देंगे कि ताकि भूल नहीं जाओ। पहला गाइडलाइन है कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी हो, उसमें एटम का पोजीशन सब में सेम रहेगा। एटम को इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। और ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो पाई बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या निगेटिव चार्ज कहीं पर है तो वहां भी इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है वहां भी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो पाई बॉन्ड का, या तो निगेटिव चार्ज का, या तो लोन पेयर का। ये 3 ही तरह के इलेक्ट्रॉन हैं जो ट्रांसफर होते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहीं पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कहीं निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो कहीं लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और वो इलेक्ट्रॉन या तो पाई बॉन्ड वाला होगा, या तो निगेटिव चार्ज वाला होगा, या फिर जो लोन पेयर वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम लोग कार्व्ड एरो से दिखाएंगे। ऐसे जहां था इलेक्ट्रॉन पहले वहां से एरो शुरू करेंगे, और वो जहां पर गया वहां पर एरो खत्म करेंगे। कार्व्ड एरो से शो करना है, कार्व्ड एरो से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को कार्व्ड एरो। एरो कहां से शुरू होगा? तो जहां इलेक्ट्रॉन था, और कहां पर खत्म होगा? जहां वो ट्रांसफर होकर गया है। तो पहला हमने बोला कि एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्थान बदलेंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन स्थान बदलेगा? या तो पाई बॉन्ड वाला, या निगेटिव चार्ज वाला, या फिर लोन पेयर वाला। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम लोग कार्व्ड एरो से दिखाएंगे, मुड़ा हुआ तीर का निशान। ये एरो, ये तीर कहाँ शुरू होगा? जहाँ पर ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन था। और कहाँ पर एरो ख़त्म करेंगे? तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जाना है। कुछ गाइडलाइंस हम लिख कर देंगे। ये 2 बात हमने आपको नहीं लिखाई, वो उतना जरूरी नहीं है, वो तो आपको लिखते लिखते हैबिट हो जाएगा। जो बातें खास करके आप भूल सकते हैं उसको हम गाइडलाइन को लिखा रहे हैं। और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू adjacent
बॉन्ड कहां पर ट्रांसफर होगा? एडजेसेंट बॉन्ड में। एडजेसेंट माने जस्ट बगल वाले बॉन्ड में। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है तो यहां से इसके बगल में जो बॉन्ड है वहां जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बॉन्ड बगल में ना हो, बहुत सारे केसेस में होंगे जहां बगल में बॉन्ड नहीं होगा, या फिर बगल में तो बॉन्ड है लेकिन बगल के बॉन्ड में भेजने से मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल टूट जाए। जैसे मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल मतलब जैसे कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे? 4, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन भेजने से बॉन्ड 4 के बजाय 5 बनने लगे तो ये 2 केस में, कौन सा 2 केस? पहला, या तो बगल में बॉन्ड नहीं है, और दूसरा बगल में तो बॉन्ड है लेकिन इलेक्ट्रॉन भेजने से मैक्सिमम कोवैलेंसी का नियम टूट रहा है। जो मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की क्षमता है उससे अधिक बॉन्ड बन जा रहा है। तो हम ये ट्रांसफर बगल के बॉन्ड में नहीं करके बगल के एटम में कर देंगे। यहां पर बगल का एटम, इसके जस्ट बॉन्ड के जस्ट बगल का एटम ये है। फिर से ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां होगा? तो एडजेसेंट बॉन्ड में, बगल के बॉन्ड में। लेकिन अगर बगल में बॉन्ड ना रहे या फिर बगल में बॉन्ड है पर इलेक्ट्रॉन जाने से मैक्सिमम कोवैलेंसी का नियम टूट रहा है, तो ये 2 सिचुएशन में ये ट्रांसफर बगल के बॉन्ड में ना होकर बगल के एटम में होगा। इफ देयर इज नो adjacent bond या मैक्सिमम कोवैलेंसी rule is violated electron transfer to adjacent atom पहला बात हमने क्या कहा? रूल को फिर से सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते टाइम में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा? तो हमने यहाँ बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू एडजेसेंट बॉन्ड, बगल के जस्ट बगल वाला बॉन्ड में जाएगा। लेकिन अगर बगल में बॉन्ड ना रहे या फिर मैक्सिमम कोवैलेंसी का नियम टूटने लगे तो ये 2 सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एडजेसेंट बॉन्ड नहीं एडजेसेंट एटम पर ही कर देना है। बगल का बॉन्ड में नहीं, बगल वाले एटम में चला जाएगा।
दूसरा, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का डायरेक्शन क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किधर से किधर, डायरेक्शन कैसे तय करोगे? तो याद रखना, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर का डायरेक्शन क्या होगा? तो याद रखना, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के तरफ जाएगा। दूसरा, लोन पेयर पाई बॉन्ड के तरफ जाएगा। तीसरा, निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। चौथा, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। यह है डायरेक्शन। पाई बॉन्ड के तरफ जाएगा, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, न पाई बॉन्ड की तरफ, निगेटिव चार्ज भी पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा और पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एटम है तो हम पाई बॉन्ड को मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ भेजेंगे। ये भी एक सिचुएशन है। पाई बॉन्ड टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ये 5 पॉइंट से आप दिमाग में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर करना है, कहाँ से कहाँ करना है, आपको इसमें डाउट नहीं होगा। पहला हमने बताया इलेक्ट्रॉन कितना कहाँ जाएगा, दूसरा में बताया इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा। पहला बताया कितना दूर जाएगा और दूसरा पॉइंट में हमने बताया किस डायरेक्शन में जाएगा। और तीसरा गाइडलाइन कि जहां पर से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और जहां पर पहुंचेगा वहां पर एक निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तीसरा पॉइंट है इसको लैंग्वेज में ना लिख करके दिखाएं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो जहाँ पर गया वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और यहाँ पर जहाँ पहुँचेगा एक निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। डेवलप्स
और लास्ट गाइडलाइन कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। चौथा और लास्ट गाइडलाइन है कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो याद रखना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशन जितना कंजुगेटेड पोजीशन है उतना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। 2 कंजुगेटेड पोजीशन है तो 2 बनेंगे, 3 कंजुगेटेड पोजीशन है तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। और दूसरा, अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, इफ बेंजीन रिंग प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे 3 स्ट्रक्चर पर रिंग प्लस 1। ये हमने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे उसकी संख्या कैसे तय होगा उसको बताया। लेकिन ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या आयन में भी रेजोनेंस होते हैं, मगर वहां नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने का नियम अलग है। वो वहां पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब मिलेगा तो उस पर हम बात करेंगे। हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बोल रहे हैं। तो ये 4 गाइडलाइंस हैं जिसको अगर आप दिमाग में रखते हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। लेकिन हम फिर से दोहरा दें, ये रूल नहीं है, ये गाइडलाइन है जो हमने खुद से बनाया है। हमने खुद से बनाया है। इसलिए हमारा ये गाइडलाइन 99% केसेस में बिल्कुल फिट बैठेगा। हो सकता है 1-8% किसी सिचुएशन में ना भी बैठे, लेकिन वो दैट इज पिक्यूलियर। हम लोगों का नीड जितने मॉलिक्यूल में है वहां पर हमारा इतने गाइडलाइन से बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब ये जो गाइडलाइन दिए हम, इसके बेसिस पर अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको ये गाइडलाइन का मतलब ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल, पहला, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2।
सबसे पहले कि इसमें रेजोनेंस है कि नहीं, तो बिल्कुल है। कैसे पहचाने? क्योंकि इसमें पाई पाई कंजुगेशन है, ये भी यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, और ये कंजुगेशन है। कंजुगेशन मतलब अल्टरनेट, यहाँ पाई है फिर नहीं फिर है, अल्टरनेट को कंजुगेटेड बोलते हैं। या फिर हम बोले थे सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड, तो ये पाई क्या चीज से सेपरेट है? तो एक सिंगल बॉन्ड से, तो ये कंजुगेशन में आ गया। तो पाई पाई कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। अब जब रेजोनेंस होगा तो हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है। तो इसमें दोनों है पाई, तो पाई दोनों है, तो हम लोगों ने लिखा है कि ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, तो पाई से पाई की तरफ, या तो इस पाई को उस पाई की तरफ ले जाइए, या उस पाई को इस पाई की तरफ, पाई पाई की तरफ जाएगा। तो ये ट्रांसफर करते हैं इसी पाई को। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो बगल के बॉन्ड में ऐसे एरो दिखाएंगे, यहां से ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला और यहां पर पहुंच गया, इसके जस्ट बगल वाला बॉन्ड। क्योंकि कितना दूर जाएगा, तो हमने लिखा था बगल के बॉन्ड में। जब यहां पर आ जाएगा ये, तो यहां जो अभी सिंगल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस कार्बन का इधर 2 बॉन्ड हो गया, इधर भी 2, 4 बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन वाला भी बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड हो गया। और कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल को हम नहीं तोड़ सकते। तो इस पाई बॉन्ड को उठा के जब बगल के बॉन्ड में यहां पर आप ले आए, तो इस कार्बन का बॉन्ड 5 ना हो जाए, इसलिए इस पाई को भी ट्रांसफर करेंगे। कहां पर? तो बगल के बॉन्ड में। तो इसके बगल में यहां पर कोई बॉन्ड है नहीं, तो हमने क्या लिखाया था कि बगल में जब बॉन्ड ना हो तो ये बगल के एटम में जाएगा। यहां पर अगर बगल के बॉन्ड रहता तो वो बगल के बॉन्ड में भेजते, वहां नहीं है तो बगल के एटम में। तो इसका नया स्ट्रक्चर ये बना CH2, यहां अब सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि एक पाई बॉन्ड जो है वो चला गया, और यहां जो सिंगल था अब यहां डबल बॉन्ड बन गया, और यहां पर फिर सिंगल बॉन्ड बन गया। ये देखो, ये बॉन्ड यहां चला गया तो डबल बॉन्ड की जगह अब सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड यहां चला गया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया क्योंकि पाई बॉन्ड यहां चला गया। तो जहां से गया वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लिखाए थे जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां से गया तो पॉजिटिव चार्ज। किस पर दिखाना है? एटम पर दिखाना है चार्ज, एटम पर, यहां पर बीच में नहीं। और जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइनली गया वहां पर निगेटिव चार्ज। तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। इसमें हम रेजोनेंस हाइब्रिड का ये सिंबल यूज कर सकते हैं। इसमें 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि इसमें कंजुगेटेड पोजीशन 2 ही था। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? जितना कंजुगेटेड पोजीशन है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है। पहले तो हम तय करें कि इसमें रेजोनेंस है कि नहीं, तो बिल्कुल है। क्यों?
क्योंकि यहां पाई लोन पेयर कंजुगेशन है। देखो यहां पाई है, यहां लोन पेयर, दोनों के बीच एक सिंगल बॉन्ड से दोनों अलग है। तो जब भी कोई दो चीज सिंगल बॉन्ड से अलग हो तो वो दोनों कंजुगेशन में कंसीडर करते हैं। तो वहां रेजोनेंस किसके वजह से था? तो पाई पाई कंजुगेशन के वजह से। यहां पर है पाई लोन पेयर कंजुगेशन के वजह से। तो जब इसमें रेजोनेंस है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो यहां पर पाई बॉन्ड है और लोन पेयर। अब सवाल है कि पाई को लोन पेयर की तरफ ले जाएं या लोन पेयर को पाई की तरफ। तो गाइडलाइन में हमने क्या लिखा है कि लोन पेयर जाएगा पाई की ओर, पाई लोन पेयर की ओर नहीं जाएगा, लोन पेयर जाएगा पाई की ओर। तो ये लोन पेयर यहाँ का एक लोन पेयर को ट्रांसफर कर देंगे। कितना दूर जाएंगे? तो बगल के बॉन्ड में। क्या बोले थे कहाँ? तो इस यहाँ पर लोन पेयर है, इसके जस्ट बगल में बॉन्ड ये वाला है, तो बगल के बॉन्ड में चला जाएगा। जब ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड H वाला 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन लाएंगे यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड को उठा के बगल के एटम में भेज देंगे, क्योंकि बगल के बॉन्ड में है ही नहीं। तो बगल के बॉन्ड रहता तो बगल के बॉन्ड में जाता, नहीं रहेगा तो बगल के एटम में भेज देंगे। तो इसका अनदर स्ट्रक्चर जो बनेगा ये इस तरह का CH2, यहाँ पर बन गया सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड Cl। जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पर एक प्लस आएगा और जहाँ पर गया वहाँ पर एक माइनस आएगा। ये देखो यहाँ से गया है, जहाँ से गया वहाँ प्लस, फाइनली जहाँ पर पहुँचा वहाँ पर माइनस। तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। और इसका भी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि इसमें भी कंजुगेटेड पोजीशन 2 है, एक पाई है एक लोन पेयर। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। फिर से देखें यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है, इसलिए यहां भी रेजोनेंस होगा। तो देखो ये पाई बॉन्ड है और यहां पाई बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच क्या चीज से अलग है? दोनों बाय ए सिंगल बॉन्ड। और 2 चीज सिंगल बॉन्ड से अलग हो तो आपस में वो कंजुगेशन होता है। तो इसमें भी रेजोनेंस है। उसमें रेजोनेंस का वजह पाई पाई कंजुगेशन था, यहाँ पर पाई लोन पेयर कंजुगेशन, यहाँ पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो सवाल यह है कि पॉजिटिव चार्ज पाई की तरफ आएगा या पाई पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो गाइडलाइन में हम लिखाए हैं पाई कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये पाई को उठा के यहाँ बगल के बॉन्ड में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका नया स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, यहाँ CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर गया वहाँ एक माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। तो पहले से प्लस था और ये माइनस बढ़ा, तो प्लस माइनस 0, यहाँ पर चार्ज खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर एक माइनस बढ़ा, इसलिए ये चार्ज खत्म हो गया। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पर एक प्लस चार्ज डेवलप कर जाएगा।
वहां प्लस क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने से वहां एक माइनस आ गया था, वो माइनस ये प्लस खत्म होकर वहां जीरो हो गया, और जहां से गया वहां प्लस आएगा। इसमें भी दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि कंजुगेटेड पोजीशन इसमें भी दो ही था, एक पाई बॉन्ड था, एक पॉजिटिव चार्ज। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम। आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मूला है ये। यहां पर भी रेजोनेंस है। कैसे? यहां देखो पाई बॉन्ड है, यहां देखो माइनस चार्ज है, और दोनों के बीच में है एक सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर भी रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस का कारण पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन। और जब रेजोनेंस होगा तो इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो अब फिर सवाल पैदा होता है कि पाई को निगेटिव चार्ज की तरफ भेजना है या निगेटिव चार्ज को पाई की तरफ भेजना है। तो गाइडलाइन में क्या लिखा है हम कि निगेटिव चार्ज जाएगा पाई की तरफ। तो ये देखो, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या करेंगे? ये निगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करेंगे। कहां पर? बगल के बॉन्ड में। इसके जस्ट बगल वाला बॉन्ड ये है। ये निगेटिव चार्ज जब यहां आएगा तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर भी डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड कितने हो गए? 4, और इधर एक बॉन्ड 5। तो कार्बन का बॉन्ड 5 कर नहीं सकते, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड 4 है। इसलिए जब यहां पर बॉन्ड 5 ना हो जाए, इसलिए जब इसको लाके यहां बॉन्ड बनाएंगे तो यहां का एक पाई बॉन्ड को बगल के एटम में भेज देंगे, क्योंकि बगल में अब कोई बॉन्ड उधर है नहीं। भेजा जाता है बगल के बॉन्ड में, लेकिन जब बगल में बॉन्ड ना हो तो हम बगल के एटम में ट्रांसफर करेंगे। तो इसका अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये होगा। अब यहां बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो, जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां एक प्लस आएगा। तो प्लस जब एक आएगा तो पहले से माइनस था, तो प्लस माइनस जीरो, यहां चार्ज जीरो हो गया, और जहां पर फाइनली गया उस पर एक माइनस आ जाएगा। इसका भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि इसमें भी कंजुगेटेड पोजीशन 2 थे। Another example, यह है बेंजीन। बेंजीन एक कंजुगेटेड सिस्टम है, क्योंकि इसमें पाई पाई कंजुगेशन है। देखो, अल्टरनेट में पाई है, फिर यहां नहीं, फिर यहां है, फिर यहां नहीं, फिर है, फिर नहीं, फिर है। पाई पाई कंजुगेशन मौजूद है, इसलिए बेंजीन में भी रेजोनेंस होगा। और इसका अनेकों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा जाता है, लेकिन उनमें सबसे फेमस, सबसे कॉमन ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के।
देखो इसमें जहां डबल बॉन्ड था अब वहां सिंगल बॉन्ड है, और जहां सिंगल बॉन्ड था अब डबल है। ये दोनों केकुल स्ट्रक्चर कहलाता है बेंजीन का। केकुल वाज द साइंटिस्ट जिसमें ये स्ट्रक्चर बताया था। सो बेंजीन is a conjugated system and show resonance. और मेसोमेरिज्म। बेंजीन एक कंजुगेटेड सिस्टम है और इसलिए ये भी रेजोनेंस या कहो मेसोमेरिज्म दिखाएगा। अब बेंजीन रिंग में अगर की एटम पर लोन पेयर या पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहे तो वो भी रिंग के साथ कंजुगेशन में आ जाता है एंड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। If lone pair or pi or positive charge or negative charge present on key atom the involve in resonance with the benzene ring। अगर की एटम पर लोन पेयर रहे या पाई बॉन्ड रहे या पॉजिटिव चार्ज रहे या निगेटिव चार्ज रहे तो वो लोन पेयर हो चाहे पाई बॉन्ड हो चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे निगेटिव चार्ज वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। की एटम कहते किसको हैं? जो एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग में लगा हुआ है। जैसे यहाँ फिनॉल में OH में डायरेक्ट रिंग से H नहीं है O, तो ये O जो है ये की एटम है और इस पर है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इस रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए
यह है बेंजल डिहाइड का फॉर्मूला, C डबल बॉन्ड O और ये H। इसमें की एटम है C, जो रिंग से लगा, वो और H नहीं, उसको हम की एटम कहेंगे। और उस की एटम में यहाँ पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड भी रिंग के साथ रेजोनेंस में शामिल होगा। उसी तरह से एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर की एटम है C कार्बन, H नहीं, क्योंकि रिंग के साथ डायरेक्ट कार्बन है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज भी रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पर की एटम, इस केस में जो की एटम है ये O है और O पर माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज भी रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो याद रखना, की एटम किसको कहते हैं? जो एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा रहता है। जैसे यहाँ O है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ O, और इसके एटम पर लोन पेयर या पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज रहे, तो वो रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। इस बात को ध्यान में रखकर हम इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे। अगले लेक्चर में इसको हम लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे आपको। आज यहीं तक।